नमस्कार। आज हम एम लक्ष्मीकांत की मशहूर किताब इंडियन पॉलिटी के अध्याय 3 के आईने में झांक कर देखेंगे। हाँ मतलब भारतीय संविधान की कुछ खास विशेषताओं पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। ये किताब तो खैर सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अहम है। और ये अध्याय अध्याय 3, इसमें तो संविधान की आत्मा को समझने की कुंजी है ना? सही कहा। और ये अध्याय खास तौर पर बताता है कि भारतीय संविधान कई मायनों में अनोखा है, भले इसके कई तत्व दुनिया के दूसरे संविधानों से लिए गए हों। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा लक्ष्मीकांत बताते हैं, कि 1949 में अपनाने के बाद से इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, वो संशोधन तो होते ही रहे हैं। जी, खासतौर पर 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और वो 97वें संशोधन। 42वां तो इतना बड़ा था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सही। हाँ, और हाँ, केशवनाथ भारती केस 1973 वाला, हाँ, वो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी में कहा था कि संसद संविधान बदल सकती है, पर उसका मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे नहीं बदल सकती। ये मूल ढांचा वाला सिद्धांत तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मील का पत्थर है वो। तो चलिए पहली विशेषता से शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। हाँ, ये सुनने में लगता है कि कितना कुछ होगा इसमें। हाँ, ये वाकई विशाल है। सोचिए 1949 में जब बना तो एक प्रस्तावना थी, करीब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। और आज लक्ष्मीकांत 2016 तक के आंकड़े देते हैं, लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां। बाप रे। तो ये तो बढ़ता ही क्या है समय के साथ। हाँ, जुड़ता गया। करीब 95 नए अनुच्छेद, 4 नए भाग, 4 नई अनुसूचियां जुड़ी, कुछ हटा भी, करीब 20 अनुच्छेद और 1 भाग। पर नेट रिजल्ट ये कि दुनिया में कोई और इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है। पर इतना बड़ा क्यों? मतलब कोई खास वजह है इसकी जो लक्ष्मीकांत बताते हैं, या बस हो गया? नहीं, वजह है। लक्ष्मीकांत 4 मुख्य कारण बताते हैं। अच्छा। क्या? एक तो भारत का भूगोल, इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, तो सबको समेटने के लिए ज्यादा प्रावधान चाहिए थे। हाँ, ये तो है। दूसरा, ऐतिहासिक वजह, खासकर वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो खुद ही बहुत लंबा चौड़ा था और हमारे संविधान का ढांचा काफी कुछ उसी से लिया गया है। अच्छा, उसका असर है। तीसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान। अमेरिका में जैसे राज्यों के अलग होते हैं, यहाँ उस समय के जम्मू कश्मीर को छोड़कर एक ही है। ओके। और चौथा कारण, संविधान सभा में वकीलों का दबदबा। हाँ, वो तो सुना है। तो उनकी वो कानूनी बारीकियों पर पकड़, उसकी वजह से सिर्फ शासन के सिद्धांत ही नहीं, बल्कि बहुत सारे प्रशासनिक नियम, कायदे भी संविधान में ही डाल दिए गए, जो शायद दूसरे देश आम कानूनों पर छोड़ देते। अच्छा, मतलब ये लंबाई एक तरह से भारत की जरूरत भी थी और संविधान बनाने वालों की अप्रोच भी। हाँ, कह सकते हैं। पर ये सारे विचार, ये प्रावधान आए कहाँ से? किताब कहती है कि ये अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। तो क्या ये एक तरह की नकल है? देखिए, इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान सभा में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद इसे बनाया गया है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। नहीं, ये कोई साहित्यिक चोरी है। जरूरी ये था कि हम दूसरों के अनुभव से सीखें और उन्हें भारत के जरूरतों के हिसाब से ढालें। ये नकल नहीं, अनुकूलन है। अनुकूलन, हाँ, ये सही शब्द है। तो कहाँ से क्या लिया गया है? कुछ मुख्य उदाहरण। हाँ, जैसे ढांचागत हिस्सा देखें, सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर, न्यायपालिका, गवर्नर का पद, इमरजेंसी पावर्स, लोक सेवा आयोग, ये काफी हद तक 1935 के एक्ट से प्रभावित है। ओके। फिर जो दार्शनिक हिस्सा है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से। अच्छा। राजनीतिक हिस्सा मतलब सरकार का संसदीय रूप, कैबिनेट सिस्टम, विधायिका कार्यपालिका संबंध, ये ब्रिटेन से। ये तो काफी कॉमन है। और भी हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उस वक्त का यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कई देशों से कुछ ना कुछ लिया है। लक्ष्मीकांत में पूरी टेबल दी हुई है। तो ये वाकई एक मिक्स है, पर भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया मिक्स। बिल्कुल। अब एक और संतुलन वाली बात पर आते हैं। संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, मतलब कहीं लचीला कहीं कठोर। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। देखिए, संविधान बदलने की प्रक्रिया के आधार पर उसे लचीला या कठोर कहते हैं। ब्रिटेन का लचीला है, आम कानून की तरह बदल जाता है। हाँ। अमेरिका का कठोर, बदलने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल। भारत ने, आप कह सकते हैं, बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता। कैसे? अनुच्छेद
368 में दो मुख्य तरीके हैं संशोधन के। एक तो है संसद का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, और ये बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा भी होना चाहिए। ज्यादातर बदलाव ऐसे ही होते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। अच्छा, ये किन मामलों में? ये उन मामलों में जो संघीय ढांचे को, मतलब केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो संसद सामान्य बहुमत से, जैसे आम कानून बनता है वैसे ही बदल सकती है, नए राज्य बनाना वगैरह। तो मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्तर की कठोरता रखी गई है, न एकदम पत्थर की लकीर न एकदम रेत की। बिल्कुल सही। अब सरकार की बनावट पर आते हैं। लक्ष्मीकांत इसे कहते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, संघीय भी और एकात्मक की तरफ झुकाव भी। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है और यही इसकी खासियत है। देखिए, ये है तो संघीय, मतलब फेडरल। फेडरल के लक्षण क्या हैं? जैसे 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, शक्तियों का बंटवारा है, लिखित संविधान है, संविधान ही सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसद में 2 सदन हैं। ये सब संघवाद की निशानियां हैं। ठीक है। लेकिन इसमें कई ऐसे तत्व भी हैं जो इसे एकात्मक यानी यूनिटरी बनाते हैं। जैसे केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, वो तो है। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। न्यायपालिका भी एकीकृत है, राज्यों के अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं है। केंद्र राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS वगैरह। और सबसे बड़ा एकात्मक लक्षण है आपातकालीन प्रावधान। जब वो लगते हैं तो देश एक तरह से एकात्मक ही बन जाता है। अच्छा, और संविधान में फेडरेशन शब्द है? नहीं, कहीं नहीं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। ओके। इसीलिए केसी वेयर जैसे विद्वानों ने इसे अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल कहा। ये भारत के लिए एक खास तरह का मॉडल है। समझ गई। अब हमने अमेरिका वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं अपनाया? हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई। लक्ष्मीकांत इसकी क्या खास बातें बताते हैं? इसका मुख्य कारण शायद ये था कि हम ब्रिटिश राज के तहत इस प्रणाली से कुछ हद तक वाकिफ हो चुके थे। ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर चलती है। सहयोग और समन्वय कैसे? देखिए, इसकी विशेषताएं हैं। एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति, और एक वास्तविक प्रमुख यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। हाँ। सरकार उसी पार्टी की बनती है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। ठीक। और सबसे जरूरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब विश्वास खोया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, ये तो हम देखते हैं। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, सरकार का मुखिया PM होता है, और निचले सदन यानी लोकसभा या विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं ना? जी हाँ, वेस्टमिंस्टर मॉडल, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, ये सब इसी के नाम है। पर क्या ये ब्रिटेन की हूबहू नकल है या कुछ अंतर भी हैं? नई अंतर हैं, और बड़े अंतर हैं। पहला तो ये कि भारत की संसद ब्रिटेन की तरह सॉवरेन या संप्रभु नहीं है। मतलब भारत में संविधान सर्वोच्च है। संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मौलिक अधिकार संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। ब्रिटेन में संसद जो चाहे कानून बना सकती है। अच्छा, ये बड़ा अंतर है। दूसरा, भारत का राष्ट्रप्रधान यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। हम गणतंत्र हैं, ब्रिटेन में राजशाही है। सही। और आजकल तो प्रधानमंत्री का पद इतना शक्तिशाली हो गया है कि कुछ लोग मजाक में या सीरियसली इसे प्रधानमंत्री सरकार कहने लगे हैं। हाँ, ये भी एक बात है। तो संसद की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, इनके बीच भी एक संतुलन है। लक्ष्मीकांत इसे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कहते हैं। ये कैसे साधा गया है? हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ब्रिटेन में संसद सुप्रीम, अमेरिका में न्यायपालिका। भारत ने फिर बीच का रास्ता चुना। फिर से बीच का रास्ता कैसे? यहां सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। अनुच्छेद 13। मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, खासकर मौलिक अधिकारों के, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। दूसरी तरफ संसद के पास संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368। यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी। बस शर्त वही है, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो दोनों के पास अपनी अपनी शक्ति है, पर एक दूसरे पर चेक भी है। बिल्कुल।
ये संतुलन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो अनुच्छेद 21 में है, उससे भी जुड़ा है। ये अमेरिकी विधि की नियत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है। हमारे संविधान निर्माता शायद स्थिरता और लचीलेपन के बीच यही संतुलन चाहते थे। न्यायपालिका की बात चलिए तो एक और विशेषता एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का क्या मतलब है यहाँ? एकीकृत मतलब पूरे देश के लिए एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट और उनके नीचे जिला अदालतें वगैरह। अमेरिका जैसा नहीं है? नहीं, अमेरिका में केंद्र और राज्यों के लिए अक्सर अलग अलग सिस्टम होते हैं। भारत में यही अदालतें केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करती हैं। और स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट? हाँ, मतलब न्यायपालिका बिना किसी डर या दबाव के काम कर सके। इसके लिए संविधान में कई इंतजाम हैं। जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी सेवा शर्तें तय होना, सुप्रीम कोर्ट के खर्चे भारत की संचित निधि से जाना, जिस पर संसद वोट नहीं करती। हाँ, जजों के काम पर संसद में बहसमा होना, सिवाय महाभियोग के, कोर्ट की अवमानना के लिए सजा देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सब ताकि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके और संविधान की संरक्षक बनी रहे। मौलिक अधिकारों पर आते हैं, संविधान का शायद सबसे अहम हिस्सा। लक्ष्मीकांत के अनुसार ये क्यों इतने खास है? ये बहुत खास हैं। भाग 3 में दिए गए हैं। लक्ष्मीकांत 6 तरह के अधिकार बताते हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 वाला? हाँ, अनुच्छेद 32। इनका मकसद है राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और सरकार की मनमानी पर रोक लगाना। और सबसे बड़ी बात कि ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर देश हित में उचित रोक लगाई जा सकती है और संसद इन्हें बदल भी सकती है, पर मूल ढांचे को नहीं। आपातकाल में निलंबित भी हो सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 वाले अधिकारों के। ठीक है। मौलिक अधिकारों के साथ ही आते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? हाँ, और इनका क्या महत्व है? ये भाग 4 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें अनूठी विशेषता कहा था। इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना, एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इनमें समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी हर तरह के सिद्धांत हैं। पर ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? मुख्य अंतर ये है कि ये गैर न्यायोचित हैं। नॉन जस्टिसेबल मतलब कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 37 में कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना राज्य का कर्तव्य है। तो ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक गाइडलाइंस है। अच्छा, नैतिक कर्तव्य। हाँ, और मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा भी था कि संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर टिकी है। फिर मौलिक कर्तव्य भी हैं, ये तो शायद शुरू में नहीं थे। जी हाँ, लक्ष्मीकांत बताते हैं कि इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान। हाँ, बाद में 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल 11 कर्तव्य हैं, भाग बी का अनुच्छेद 51 क में। क्या है ये कर्तव्य? कुछ उदाहरण? जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ उनके दायित्वों की भी याद दिलाते हैं। और क्या ये भी कोर्ट से लागू करवाए जा सकते हैं? नहीं, डीपीएसपीस की तरह ये भी गैर न्यायोचित हैं। ठीक है। अब एक बहुत चर्चित विषय। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर लक्ष्मीकांत के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या पश्चिम जैसा है या कुछ अलग है? नहीं, ये थोड़ा अलग है। पश्चिम में अक्सर धर्म और राज्य का बिल्कुल अलगाव होता है, जिसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। भारत ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाई है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर आदर करेगा और सबको समान संरक्षण देगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़ा गया प्रस्तावना में। हाँ, 1976 में 42वें संशोधन से, लेकिन ये भावना संविधान में शुरू से मौजूद थी। कैसे? जैसे प्रस्तावना में ही आस्था, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता की बात है। फिर अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 16 नौकरियों में समान अवसर। हाँ। फिर अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के अधिकार,
अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का लक्ष्य, ये सब इसी भावना को दिखाते हैं। तो ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला मॉडल है। हाँ, इसने धर्म आधारित अलग निर्वाचन मंडल तो खत्म किए, पर सामाजिक न्याय के लिए SC/ST को आरक्षण दिया। लोकतंत्र की बुनियाद पर आते हैं वोट का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। लक्ष्मीकांत बताते हैं कि ये उस जमाने में बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये वाकई एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी कदम था। मतलब हर नागरिक जो 18 साल का है, पहले 21 था, 1988 में बदला, उसे वोट देने का हक है, बिना किसी भेदभाव के। हाँ, बिना किसी भेदभाव के। धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपत्ति, कुछ नहीं देखा जाएगा। उस समय तो भारत में बहुत गरीबी, अशिक्षा थी। बिल्कुल, इसीलिए लक्ष्मीकांत इसे एक साहसिक प्रयोग कहते हैं। इस एक कदम ने लोकतंत्र को आम आदमी तक पहुंचाया, उसे ताकत दी, समानता का भाव बढ़ाया, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को अपनी आवाज उठाने का मौका दिया। एक और विशेषता है एकल नागरिकता। भारत एक संघीय देश है, फिर भी नागरिकता सिर्फ एक। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये एक और अनूठी बात है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, देश की भी और राज्य की भी। हाँ, लेकिन भारत में आप किसी भी राज्य में रहें, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आपको पूरे देश में एक जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसका मकसद क्या था? मकसद था देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना, एक राष्ट्र बनाना। पर क्या ये मकसद पूरी तरह कामयाब हुआ? स्रोत में कुछ और भी लिखा है शायद। हाँ, स्रोत में यह भी कहा गया है कि इसके बावजूद देश में समय समय पर सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई तनाव होते रहे हैं। मतलब वो जो एकीकृत भारत का सपना था, उससे पूरी तरह पाना अभी भी एक चुनौती है। संविधान सिर्फ सरकार के अंग नहीं बनाता, कुछ स्वतंत्र निकाय भी बनाता है। कौन कौन से हैं ये लक्ष्मीकांत के अनुसार? हाँ, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तरह से पहरेदार। मुख्य हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, सरकारी खर्चों पर नजर रखने के लिए, जनता के पैसे का हिसाब किताब देखने के लिए। CAG। संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए। और राज्यों के लिए भी? हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग, SPSC। इनकी स्वतंत्रता के लिए भी संविधान में खास इंतजाम है, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, खर्चे संचित निधि से जाना वगैरह। एक और महत्वपूर्ण पहलू आपातकालीन प्रावधान। इनका क्या उद्देश्य है और ये क्यों खास है? इनका उद्देश्य है देश को असाधारण स्थितियों से निपटने में मदद करना, जैसे युद्ध, बाहरी हमला, सशस्त्र विद्रोह या देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा। ये राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देते हैं। किस लिए? ताकि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा बनी रहे। 3 तरह के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इनकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि आपातकाल लगने पर बिना संविधान संशोधन के ही देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। अच्छा, सारी शक्तियां केंद्र के पास? हाँ, सारी सत्ता केंद्र के हाथ में आ जाती है। ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। और अंत में लक्ष्मीकांत बताते हैं त्रिस्तरीय सरकार के बारे में। ये तो बाद में आया है ना? बिल्कुल सही। मूल संविधान में 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य। लेकिन 1992 में 73वें और 74वें संशोधनों ने एक तीसरा स्तर जोड़ा, स्थानीय सरकार का। पंचायतें और नगर पालिकाएं? हाँ, 73वें संशोधन से पंचायतों को गांवों के लिए संवैधानिक दर्जा मिला, नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जुड़ी। और 74वें संशोधन से नगर पालिकाओं को, शहरों के लिए संवैधानिक दर्जा मिला, नया भाग 9 का और 12वीं अनुसूची। ये तो शायद दुनिया के किसी और संविधान में नहीं है। हाँ, इस तरह से 3 स्तरीय व्यवस्था शायद ही कहीं और हो। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। लक्ष्मीकांत सहकारी समितियों का भी जिक्र करते हैं। जी हाँ, 2011 के 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। क्या बदलाव हुए इससे? 3 मुख्य बदलाव। सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार बना, अनुच्छेद 19। इन्हें बढ़ावा देना राज्य का नीति निदेशक तत्व बना, अनुच्छेद 43 ख। और इनके लिए एक नया भाग IX ख संविधान में जोड़ा गया। मकसद है कि ये समितियां लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से मजबूत बने। तो इन सभी विशेषताओं को देखें तो लगता है कि भारतीय संविधान एक बहुत ही जटिल, कई परतों वाला दस्तावेज है और ये लगातार बदलता भी रहा है। निश्चित रूप से ये दुनिया भर से अच्छे विचार लेकर उन्हें भारत की मिट्टी के अनुकूल ढालने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है।
ये लगातार अलग अलग जरूरतों और दबावों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। संतुलन। लचीलापन और कठोरता के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, संसद और न्यायपालिका के बीच, व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों के बीच, ये संतुलन हमेशा बना रहता है। पर क्या सबने इसे सराहा? लक्ष्मीकांत के अध्याय में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है, जैसे इसे उधार का थैला कहा गया। हाँ, ये एक आम आलोचना थी कि इसमें सब कुछ बाहर से लिया गया है, ये उधारी की बोरी है, पैबंदगिरी है, कुछ मौलिक नहीं है। लेकिन अंबेडकर का जवाब? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था कि अच्छे विचारों को अपनाने में कोई बुराई नहीं, जरूरी ये है कि वो हमारी जरूरतों के मुताबिक हों। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं था। एक और आलोचना 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी। हाँ, कुछ आलोचकों को, यहाँ तक कि संविधान सभा के सदस्यों को भी लगा कि ये काफी हद तक 1935 के ब्रिटिश कानून जैसा ही है, बस वयस्क मताधिकार जोड़ दिया है। अंबेडकर ने माना था कि प्रशासनिक ढांचा वैसा है, पर उसका बचाव किया था। कुछ ने तो इसे अभारतीय या भारतीयता विरोधी भी कहा। जी, कुछ आलोचकों को लगा कि ये संविधान भारत की आत्मा, यहाँ की परंपराओं से मेल नहीं खाता। किसी ने कहा हम वीणा सितार चाहते थे, ये इंग्लिश बैंड बज रहा है। किसी ने इसे पश्चिम की नकल कहा। और ये डर भी था कि ये टिकेगा नहीं। हाँ, ऐसा भी कहा गया। और गांधी जी के विचारों से दूरी की भी बात उठी थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण आलोचना थी कि इसमें गांधीवादी दर्शन, खासकर ग्राम स्वराज और पंचायतों पर आधारित व्यवस्था की झलक नहीं है। कुछ ने कहा कि ये वो संविधान नहीं है जो गांधी जी चाहते थे। इसके इतने बड़े आकार पर भी मजाक उड़े। बिल्कुल। सर आइवर जेनिंग्स जैसे विशेषज्ञों ने इसे बहुत लंबा और जटिल माना। संविधान सभा के ही एक सदस्य ने कहा था कि सभा का प्रतीक हाथी था और हमारा संविधान भी दुनिया का सबसे भारी भरकम बन गया है। और आखिरी आलोचना, वकीलों का स्वर्ग। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि इसकी भाषा इतनी कानूनी और जटिल है कि सिर्फ वकील ही इसे समझ सकते हैं, और इसी के सहारे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। इसे आम आदमी का दस्तावेज न मानकर एक भारी भरकम कानूनी किताब जैसा माना गया। तो ये थी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के अध्याय 3 पर आधारित हमारी आज की चर्चा। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं और उन पर उठी कुछ आपत्तियां। ये तो साफ है कि एक विशाल, जटिल पर लचीला ढांचा है। हाँ, उधार लिया हुआ, फिर भी अपनी पहचान वाला। आलोचनाओं के बावजूद 75 साल से ज्यादा समय से ये देश की बुनियाद बना हुआ है। बिल्कुल, और ये संतुलन साधने का काम आज भी जारी है। कोर्ट की व्याख्याएं, राजनीतिक जरूरतें, सामाजिक बदलाव, ये सब मिलकर संविधान को लगातार नया अर्थ देते रहते हैं। ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। उस समय की जो आलोचनाएं थीं अभारतीय या अगांधीवादी होने की, उन्हें आज के संदर्भ में देखें तो क्या लगता है? क्या ये संविधान अपने इतने सारे बदलावों और व्याख्याओं के साथ आज के भारत की सच्चाइयों और उम्मीदों को सही मायने में दिखाता है? क्या ये वाकई हम भारत के लोगों की आवाज बन पाया है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के अध्याय 3 पर आधारित ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।